नमस्कार दोस्तों। आज हम फ्रांस की क्रांति के इस छठे एपिसोड को इस वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि किस प्रकार से फ्रांस एक निरंकुश राजतंत्र से वैध राजतंत्र की तरफ आगे बढ़ता है। किस प्रकार से फ्रांस में जो संवैधानिक राजतंत्र है उसकी स्थापना की जाती है और फ्रांस में एक बार फिर से राजतंत्र की ही स्थापना होती है, लेकिन अब जो राजा थे उनके अधिकारों को संविधान के अनुसार बांध दिया जाता है। उनके जो अधिकार हैं उनके ऊपर कुछ लिमिटेशंस लगा दिए जाते हैं, उनके ऊपर कुछ सीमाएं निर्धारित कर दी जाती हैं और इस प्रकार से फ्रांस में निरंकुश राजतंत्र का अंत और संवैधानिक राजतंत्र की शुरुआत होती है। तो अभी तक हम लोगों ने जो पीछे और भी जो वीडियो आप लोगों ने देखा है उसमें हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से जो क्रांति है वो आगे बढ़ता है। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है बस्तिल का पतन, उसके बाद जो क्रांति है वो तेजी से आगे फैलने लगता है, तेजी से आगे बढ़ने लगता है। जब राजा को पता चलता है कि भाई जो बेस्टिल है उसका पतन हो गया है। बेस्टिल क्या था वो आपको पिछले क्लास में आपने देखा था कि एक किला था जिसे जो क्रांतिकारी लोग थे वो उसे एक तरीके से निरंकुश राजतंत्र का एक प्रतीक चिन्ह के रूप में उसको देखते थे। तो लोगों ने उस पर अटैक कर दिया था, किला को तोड़ दिया गया था और उसके एक एक ईंट को लोग जो है वो अपने घर में उठाकर ले चले गए थे। और वहां जो भी राजा के संतरी थे, राजा के जो भी किलेदार थे, लोनी, उनकी हत्या कर दी गई थी। तो कहता है कि जब राजा को ये समाचार मिला, बस्तिल के पतन का जब समाचार मिला रात में जब राजा सो रहा था, तो ऐसा जो है इतिहासकार वो बताते हैं कि राजा ने अपने जो उसका जो नौकर था उससे पूछता है, क्योंकि चारों तरफ वो हल्ला हो रहा था, शोर मच रहा था। तो राजा पूछता है कि क्या हो रहा है, कहीं कोई दंगा उंगा हो गया है क्या? तो उसका जो सेवक है, नौकर है, वो बोलता है कि नहीं मालिक, दंगा नहीं हुआ है, क्रांति हो गया है। मतलब अब जो भी लोग थे, राजा के जो भी दरबारी थे, उनके सहयोगी थे, नौकर चाकर थे, अब ये समझ रहे थे कि ये क्रांति हुआ है। दंगा तो छिटपुट हमेशा होते रहता था, लेकिन ये उन सारी घटनाओं से अलग है और ये इस प्रकार का एक दंगा है जिसको हम क्रांति का नाम दे सकते हैं, क्योंकि ये छोटा मतलब दंगा मतलब छोटा मोटा स्तर पे कुछ हो गया है तो वो दंगा है। लेकिन जब वो पूरे देश लेवल पे हो गया है, पूरे राष्ट्र के लोग उस परिवर्तन को चाहते हैं, तो फिर वो दंगा दंगा नहीं बल्कि क्रांति का रूप ले लेता है। तो अब जब राजा को ये समाचार मिला तो उसका क्या रुख रहा? तो कहता है कि जब राजा को ये पता चला कि भाई इस तरीके का दंगा या क्रांति हो गया है, तो राजा तुरंत ही दूसरे दिन जो राष्ट्रीय महासभा है वहां ये उपस्थित होता है और उपस्थित होने के साथ ही यहाँ जो भी लोग होते हैं, मतलब राष्ट्रीय महासभा के सामने ये निश्चित करता है कि भाई दंगा का मेन रीजन क्या है। तो दंगा आपने जैसा कि पिछले वीडियो में देखा होगा कि एक अफवाह फैल गया था कि जो कुछ जर्मन और बेल्जियम
से सेनाएं भाड़ा का सेना बुलाया जा रहा है और पेरिस में कत्लेआम करने का राजा का प्लानिंग चल रहा है, और वो सेना वास्तविक में आई भी थी, तो इससे जो लोग थे वो और ज्यादा उग्र हो गए थे, गुस्सा हो गए थे, और वो हथियार की तलाश में, शस्त्र की तलाश में पेरिस की गलियों में घूमने लगे थे। और दंगा जो है वो धीरे धीरे, मतलब आंदोलन जो है वो धीरे धीरे बढ़ रहा था। तो राजा ने लोगों से ये प्रॉमिस किया, मतलब राष्ट्रीय महासभा के सामने ये प्रॉमिस किया कि भाई जो भाड़ा का सैनिक आया है हम उसको वापस भेज देंगे। दूसरा, आपने देखा था नेकर को, कि भाई उसको जब प्रधानमंत्री बनाया गया था तो उसने बहुत सारे सुधार के लिए राजा को कहा था, बाद में बहुत दबाव होने के कारण उसको एक बार प्रधानमंत्री पद से हटा दिया गया था, फिर दोबारा प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया गया था, और फिर उसको प्रधानमंत्री के पद से हटा दिया गया था। तो नेकर जो था वो थोड़ा सा एक तरीके से कह सकते हैं कि वो सुधारवादी तरीके का व्यक्ति था, इसलिए जनता का उसके प्रति कुछ अच्छा रुख था। इसलिए राजा ने यहाँ राष्ट्रीय महासभा में ये भी घोषणा की कि भाई नेकर को हम फिर से प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करेंगे। यहां से वो अपने 200 जो राष्ट्रीय महासभा के सदस्य थे उसके साथ राजा जो है वो पेरिस जाता है। पेरिस में जो क्रांतिकारी लोग हैं उनका जो अपना झंडा है, उस झंडा को भी राजा जो है वो झुककर सलाम करता है, जिससे जो क्रांतिकारी लोग हैं उनके मन में राजा के प्रति जो विद्वेष था वो कम हो जाता है, और एक तरीके से राजा जो है वो इन क्रांतिकारियों के सामने आत्मसमर्पण करने का एक तरीके से कह सकते हैं कि एक हिंट देता है। ये सारा जो चीज था वो राजा के लिए बहुत अच्छा था, क्योंकि अगर राजा अपना रुख बदल देता, राजा का ये जो रुख था वो उसके लिए अच्छा था, उसके राज्य के लिए अच्छा था, लेकिन राजा के जो सगे संबंधी थे, जो दरबारी लोग थे, जो उसको हमेशा चारों तरफ से घिरे रहते थे, वो किसी भी कीमत पे इस क्रांति को सफल होने नहीं देना चाहते थे। इसलिए वहां तो राजा ने ये सारा कार्य किया, लेकिन जैसे ही राजा अपने महल में लौटा तो उसके जो दरबारी थे उनको फिर से कान भरना शुरू किया, और राजा को ये सजेशन दिया कि भाई इस विद्रोह को कुचल देने में ही आपका भलाई है, राज्य का भलाई है। और राजा भी उनकी बातों में आ गया, क्योंकि बहुत सारे जो इतिहासकार हैं कहते हैं कि अगर राजा इस समय अपना जो रुख है उसको नरम रखता और क्रांति के प्रति इसका जो झुकाव था, इसका जो समर्पण था, अगर अपने आप को ये समर्पित कर देता तो शायद इतना ज्यादा क्रांति जो है वो नहीं होता। लेकिन फिर भी जो मानव है उसका कुछ न कुछ खामियां हैं, मानव जीवन का ही कुछ खामियां हैं, मानव विचारों की खामियां हैं, कि हर किसी व्यक्ति को लगता है कि उसका जो पद है, उसका जो प्रतिष्ठा है, उसका जो शक्ति है, उसको वो दूसरे लोगों के साथ पृथक, मतलब उसका बंटवारा नहीं करना चाहता है। और कहीं ना कहीं राजा जो है इन मानव प्रवृत्तियों का भी शिकार होना ही पड़ा राजा को, और दरबारी लोगों का तो प्रभाव था ही। तो इसके बाद एक तरफ अब सामाजिक क्रांति किस तरीके का था, तो कहता है कि एक तरफ पेरिस में ये जो क्रांति था वो तो राज्य क्रांति था, मतलब राजा को बदलने का, राजा के जो अभी तक राजा को बदलने के लिए ये आंदोलन नहीं हो रहा था, राजा का जो निरंकुश शक्ति है उस पर अंकुश लगाने के लिए, और साथ ही लोगों का जो अधिकार है उसको सुनिश्चित करने के लिए ये क्रांति अभी तक हो रहा था। तो पेरिस में ये एक तरीके से राज्य क्रांति था। तो दूसरी तरफ अगर हम देखें तो ये एक सामाजिक और आर्थिक क्रांति भी था। कहा? तो जो गांव थे, गांव वाले जो एरियाज थे, वहां के लोगों ने सामंती पद्धति के जितने भी पुराने चिन्ह थे उनको मिटाना शुरू किया।
जमींदारों के जो संपत्तियां थी उसको लूटा जाने लगा। जो सूद देने वाले व्यक्ति थे उनको सूद मांगने का भी हिम्मत नहीं था, उनको पीटा जाने लगा, उनको डुबोया जाने लगा पानी में। इस प्रकार से एक तरीके से कह सकते हैं कि चारों तरफ अराजकता का माहौल हो गया। तो इसके बारे में आप लोगों ने पिछले वीडियो में भी देखा है कि पेरिस में भी इसी प्रकार का जो अव्यवस्था फैल गया था। तो बाद में एक राष्ट्रीय जो स्वयंसेवक सेना है उसकी स्थापना करनी पड़ी, जिसका अध्यक्ष लफायत को बनाया गया था। तो खैर पेरिस में तो सब कुछ कंट्रोल में हो गया, लेकिन जो दूर दराज वाले गांव थे वहां आज भी एक तरीके का मतलब अभी तक ये एक सामाजिक और आर्थिक क्रांति बन गया। जो गांव वाले जो लोग थे उनको लगता था कि भाई ये जो साहूकार लोग हैं, जमींदार लोग हैं, जिन्होंने हमारा बहुत दिन से उत्पीड़न किया है, तो यही मौका है कि हम अपनी इस उत्पीड़न का इनसे बदला लें। अब क्या होता है कि 4 अगस्त को राष्ट्रीय महासभा की बैठक होती है और उसमें जो सामंती पद्धति है या उस काल से जुड़े जो भी विशेषाधिकार हैं उसका उन्मूलन कर दिया जाता है। ये जो बैठक हुई उसमें सबसे पहले ये निश्चित किया गया कि जो सामंती पद्धति था उसको खत्म किया जाए। ऐसा प्रस्ताव आया राष्ट्रीय महासभा में और राष्ट्रीय महासभा ने इसको पास कर दिया। उसके बाद फिर आया कि भाई ये चर्च जो दशांश लेता है, एक संपत्ति का जो 1/10वां भाग चर्च को टैक्स के रूप में देना पड़ता है, उसकी जो विशेषाधिकार हैं उसको खत्म किया जाए। वो ही प्रस्ताव राष्ट्रीय महासभा में उसको ही पारित कर दिया गया। फिर आया कि भाई जो कुछ लोग हैं विशेषाधिकार प्राप्त लोग जिनको शिकार करने का लाइसेंस है तो उसको भी खत्म किया जाए, क्योंकि आपको बताए थे कि ये जो इस प्रकार के जो अधिकार थे इससे क्या होता था कि किसानों के फसल जो है वो नष्ट हो जाते थे। जब कोई सामंत, कोई जो पुरोहित वर्ग का मतलब उच्च श्रेणी के व्यक्ति जब कोई शिकार करने जाता था, खेलने जाता था, तो बहुत सारे जो किसान थे उनका फसल नष्ट हो जाता था और वो किसी प्रकार का कोई शिकायत नहीं कर सकते थे। जैसा कि आप एक पिक्चर भी देख सकते हैं, माँ तुझे सलाम पिक्चर में सबसे पहले दिखाया जाता है अलबख्श का जो घोड़ा दौड़ होता है कि भाई घोड़ा कौन पहले वहां से आएगा, वहां जाकर झंडा गाड़ेगा। उसमें आप देखते हैं कि इसी तरीके का एक किसान जो है उसका विरोध करता है। तो इस प्रकार के जो विशेषाधिकार थे उसको खत्म किया गया। उसके बाद जो चर्च थे, कुलीन लोग थे, पुरोहित लोग थे, उनको जो विशेषाधिकार प्राप्त था राज्य की तरफ से, वो सारे जो विशेषाधिकार थे उसको खत्म करने का प्रस्ताव आया और वो प्रस्ताव भी राष्ट्रीय महासभा ने पास कर दिया। और भी बहुत सारे जो सुधार के लिए प्रस्ताव राष्ट्रीय महासभा के सामने लाए गए, उन सारे प्रस्ताव को राष्ट्रीय महासभा ने पारित किया ताकि पुराने जमाने का कोई भी सामंती पद्धति से जुड़े हुए जो अवशेष हैं वो ना बच पाए और इसके साथ ही साथ सामंती पद्धति को खत्म करने के साथ ही साथ जो विशेषाधिकार लोगों को दिए गए थे वो विशेषाधिकार को भी खत्म किया जाए। और एक तरीके से कह सकते हैं कि 4 अगस्त का ये जो राष्ट्रीय महासभा का बैठक था वो फ्रांस की क्रांति में एक बहुत महत्वपूर्ण टर्निंग पॉइंट था। अब क्या होता है कि जब 4 अगस्त को इस प्रकार का प्रस्ताव पास होता है तो जो कुलीन लोग थे वो फ्रांस से भागना स्टार्ट करते हैं। अब ये कुलीन लोग को लगा कि भाई अब यहाँ तो हम ज्यादा दिन तक सुरक्षित नहीं रह पाएंगे, हमारे जो संपत्ति हैं वो छीन लिए जाएंगे, हमारे जो विशेषाधिकार है वो खत्म ही हो गए हैं
और जब बस्तिल के पतन के बारे में इन्होंने सुना कि भाई इस तरीके का से जो क्रांतिकारी लोग हैं उन्होंने बस्तिल का किला पर धावा बोल दिया, वो उसका ईंट कवार लिया, जो भी लोग थे वहां उनको मार दिया गया, तो बहुत सारे जो कुलीन लोग थे, खास करके वैसे कुलीन लोग जो कि जनता में थोड़ा टारगेट पे थे, मतलब जो ज्यादा जनता को त्रस्त करते थे, वो सारे लोग फ्रांस छोड़कर भागना स्टार्ट हो गए। और ये जो भाग रहे थे उसके पीछे इनका जो मेन रीजन था, जो मेन कारण था, वो ये था कि इनको लगता था कि चूंकि अभी भी यूरोप के बहुत सारे जो देश थे वहां अभी भी राजतंत्र व्यवस्था ही कार्य कर रहा था। फ्रांस यूरोप का पहला देश था जहां पे क्रांति हुआ था और राजतंत्र को हटाने के लिए, अभी तक हम नहीं कहेंगे कि राजतंत्र को हटाने के लिए, हाँ राजतंत्र मतलब जो निरंकुश राजतंत्र है उसके ऊपर कुछ लगाम लगाने के लिए जो क्रांति हुआ था वो सिर्फ फ्रांस में ही हुआ था। और बाकी जो यूरोपियन कंट्रीज थे वहां आज भी राजतंत्र चल रहा था। तो इन लोगों को लगता था कि बाहर जाकर जहां जहां पे राजतंत्र व्यवस्था काम कर रहा था वहां जाकर जो कुलीन लोग हैं, दूसरे देशों के जो कुलीन लोग हैं या जो राज शक्ति के लोग हैं, मतलब जो राजा लोग हैं, उनकी सहायता से क्रांति को किसी भी प्रकार से कुचला जाए। और ये अभिलाषा लेकर ये लोग फ्रांस से भाग रहे थे कि वहां जाकर जो कुलीन लोग से या जो राजा लोग हैं उनसे जब सहायता लिया जाएगा तो ये क्रांति कुचल दिया जाएगा और फिर से वही जो पुराना व्यवस्था है उसको स्थापित किया जाएगा। इनका सबसे ज्यादा जो आशा था, इच्छा था, वो था किससे, तो वो थे लियोपोल्ड द्वितीय। ये लियोपोल्ड द्वितीय कौन थे, तो ये लियोपोल्ड द्वितीय जो थे वो ऑस्ट्रियन राजकुमार थे। जैसा कि आपको बताया गया है कि जो लुई 16वां की जो पत्नी थी मैरी एंटोनेट, वो लियोपोल्ड द्वितीय की बहन थी। वो एक ऑस्ट्रियन प्रिंसेस थी, मतलब ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी, और उसका भाई लियोपोल्ड द्वितीय जो था वो ही अभी राजा था। तो भाई इन लोगों को आशा था कि अपनी बहन और अपने साला का बचाव में या उनके पद को पुनः स्थापित करने के लिए ये जो लोग हैं वो हमारी मदद करेंगे और उनके शरण में ही चला जाए। तो अधिकतर लोग जो है वो भाग के, फ्रांस से भाग के, और वो दूसरे दूसरे देशों में चले गए, वैसे देशों में जहां पे अभी भी राजतंत्रात्मक व्यवस्था चल रहा था। अब इसी बीच क्या होता है कि पेरिस की जो भीड़ है वो राजप्रसाद पर हमला कर देता है। क्यों भाई, क्यों कर देता है? तो चूंकि 4 अगस्त को राष्ट्रीय महासभा के द्वारा ये सारे जो प्रस्ताव पास किए गए थे उसको राजा के पास सहमति के लिए लाया जब गया, तो अभी भी राजा के बहुत सारे ऐसे दरबारी लोग थे, बहुत सारे ऐसे उसके संतरी लोग थे, आसपास ऐसे लोग थे जो कि राजा को ये सलाह दे रहे थे कि आप इस पर हस्ताक्षर मत करिए। और यही कारण था कि लंबे समय तक राजा ने उस पर हस्ताक्षर नहीं किए। अब इससे क्या हुआ कि लोगों के बीच फिर एक अफवाह फैलने लगा, वही अफवाह जो कि बस्तिल के पतन से पहले फैला था कि स्विट्जरलैंड और जर्मनी से भाड़ा का सैनिक बुलाया जा रहा है। तो यहां यही अफवाह फैला कि भाई फ्लैंडर्स से एक जो फौज का टुकड़ी है वो पेरिस पहुंच चुका है और राजा जो है वो इस आंदोलन को दबाने के लिए कार्य कर रहा है, वो किसी भी कीमत पर इस आंदोलन को कुचल देना चाहता है। इसके साथ ही जब ये अफवाह फैलता है तो जो लोग हैं वो घर से बाहर निकलना शुरू होते हैं। एकदम वही सिचुएशन बन जाता है जो बस्तिल के पतन से पहले का स्थिति था। लोग अपने अपने घर से बाहर निकलते हैं, गलियों में
एकजुट होना शुरू होते हैं। जुलूस जैसे जैसे आगे बढ़ता जाता है, धीरे धीरे जो लोग हैं उसके साथ जुड़ते जाते हैं, शामिल होते जाते हैं। और ये जो जुलूस था वो पेरिस से वर्साय की तरफ, वर्साय में जो राजा का राजमहल था उसकी तरफ ये प्रस्थान करता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक सेना का जो मेन सेनापति होता है लफायत, उसको लगता है कि भाई अब ये जो लोग जा रहे हैं, क्योंकि ये जो लोग थे उसमें ऐसा नहीं था कि सिर्फ क्रांतिकारी लोग थे, हर प्रकार के लोग थे, नंगे, भूखे, बदमाश, चोर, सब तरीके के लोग थे। क्रांतिकारी भी थे, आंदोलनकारी भी थे, लेकिन इन आंदोलनकारी और क्रांतिकारियों के साथ बहुत सारे असामाजिक तत्व के लोग भी थे। तो ये जो लफायत है उसको लगता है कि किसी प्रकार का कोई विद्रोह ना हो जाए, घटना कोई वो अनहोनी वाला ना हो जाए, इसलिए लफायत भी अपने राष्ट्रीय स्वयंसेवक सेना के साथ इस जुलूस के पीछे पीछे चलना शुरू करता है। और ये जो मार्च है वो वर्साई की तरफ बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। जब ये लोग वर्साई पहुंचते हैं तो पहुंचते पहुंचते शाम हो गया था, इसलिए शाम को जो है लोग कुछ हो हल्ला थोड़ा सा किए, उसके बाद ये सारे लोग सो जाते हैं। उसके बाद जब ये सुबह उठते हैं तो ये फिर से अपना जो हो हल्ला है, विद्रोह है, वो स्टार्ट कर देते हैं। कुछ लोग राजमहल में घुसने का प्रयास करते हैं, जैसे वहां वस्तिल में घुसने का प्रयास किए थे और 100 लोग मारे गए थे, जिसके बाद और भी ज्यादा आंदोलन भड़क गया था। यहाँ भी होता है, संतरी के साथ कुछ झड़प होता है। तभी कुछ लोग जो हैं वो राजा के पास जाते हैं और बोलते हैं कि भाई पेरिस का ये जो जनता है वो राजा का दर्शन करना चाहता है, इसलिए आप जो है इन लोगों को दर्शन दे दीजिए, शायद आपके दर्शन से संतुष्ट होकर ये लोग वापस चले जाएंगे। राजा, रानी और उसका जो पुत्र है वो इनको राजमहल से, राजमहल का जो खिड़की है वहां से दर्शन भी देते हैं। लेकिन ये जो जनता है वो अब इस बात को मतलब इस बात पे जोर देने लगता है कि नहीं, राजा को हमारे साथ पेरिस चलना होगा, तभी जो है हम लोग इस आंदोलन को खत्म करेंगे। एक तरीके से कह सकते हैं कि राजा को ब्लैकमेल करना शुरू किया, क्योंकि अब तक हमने बताया कि इस आंदोलनकारी और क्रांतिकारी लोगों में कुछ असामाजिक तत्व के लोग भी शामिल हो गए थे, और अब उनको लग रहा था कि राजा जो है वो मजबूर है, इसलिए इनको जो हम बोलेंगे वो इनको मानना ही पड़ेगा। और होता ही वही है, राजा जो है वो मजबूर हो जाता है और राजा पेरिस की तरफ प्रस्थान करने के लिए तैयार हो जाता है। साथ ही साथ जब राजा पेरिस की तरफ जा रहा है तो जो राष्ट्रीय महासभा है वो भी, राष्ट्रीय महासभा के जो भी सदस्य थे, तो पूरा राष्ट्रीय महासभा जो है उठकर वो भी राजा के साथ पेरिस की ओर प्रस्थान करता है। राजा और रानी जो है वो बीच में हैं, चारों तरफ से जो लोग हैं उनको घेरे हुए हैं, और कहता है कि एक मातमी जुलूस कहता है कि 6 अक्टूबर को ये घटना है। 4 अक्टूबर को वहां राष्ट्रीय महासभा ने वो प्रस्ताव पारित किया, 5 अक्टूबर को ये पेरिस की तरफ जो आंदोलनकारी भीड़ है वो प्रस्थान करता है, और 6 अक्टूबर को राजा को लेकर ये जो मातमी जुलूस के साथ भीड़ जो है वो राजा को अपने साथ लेकर पेरिस पहुंचता है। रास्ते में जब ये लोग पेरिस पहुंचे तो बहुत सारे जो लोग थे वो चिल्ला रहे थे, रोटी वाला, रोटी वाली और रोटी वाले का लड़का।
मतलब इन लोग को लग रहा था कि अब रोटी वाला, रोटी वाली और रोटी वाला का लड़का हमारे साथ है, तो अब जो है हमको रोटी का कमी नहीं होगा। कहता है कि अभी तक जो फ्रांस की जनता थी उसके अंदर राजतंत्र को पूर्णतः खत्म करने का कोई प्लानिंग नहीं था। बस उनको लग रहा था कि अब जो है हमारे जो भूख के दिन है, दुख के दिन है, वो खत्म होने वाले हैं। राजा को पेरिस लाया जाता है और पेरिस में तुइलेरी का राज प्रताप में राजा को रखा जाता है। लेकिन यहाँ जो है वो राजा एक तरीके से नजरबंद टाइप का ही रहता है, मतलब राजा को खुलेआम कहीं आने जाने का छूट नहीं होता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो घटना था वो फ्रांसीसी क्रांति का एक बहुत महत्वपूर्ण घटना था। राजा का पेरिस की तरफ भीड़ के साथ या आंदोलनकारियों के साथ प्रस्थान। अब जिस समय ये सारा कार्य चल रहा था तो जो राष्ट्रीय महासभा है वो देश के लिए एक नियम और कानून बना रहा था। राष्ट्रीय महासभा का जो एक उप समिति है वो एक मसौदा तैयार कर रही थी। वो मसौदा तैयार होता है और ये घोषणा किया जाता है, कुछ घोषणाएं, आधारभूत घोषणाएं की जाती है फ्रांस की जनता के लिए। वो क्या घोषणाएं थी? तो पहला कि सारे मनुष्यों को एक समान अधिकार दिए गए। भाई सारे जो मनुष्य हैं, अब ये जो घोषणाएं हैं उसको आप देखेंगे कि ये जो अधिकतर जो घोषणाएं थे जिसके बारे में हम लोगों ने पीछे पढ़ा था, ये जो फ्रांस के जो कुछ विचारक थे जैसे रूस, तो अधिकतर रूसों के विचार को ही इसमें स्थान दिया गया था, जिसमें कहा गया कि भाई सारे मनुष्य जो हैं वो एक समान हैं, उनके साथ किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, सारे लोगों को एक समान अधिकार दिए जाएंगे। फिर कहा गया, ये पहला घोषणा था। दूसरा था कि राज्य की स्वामित्व शक्ति जनता में नहीं। अब ये कहा गया कि भाई पहले क्या था कि राज्य का जो स्वामित्व शक्ति था वो राजा में निहित था, केंद्रित था, लेकिन अब राज्य का जो स्वामित्व शक्ति था वो राजा में नहीं बल्कि जनता में निहित होगा। तीसरा, स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया सारे लोगों को कि भाई सारे लोग जो हैं, जैसे रूसो ने कहा था कि सारे लोग जन्म तो स्वतंत्र लेते हैं लेकिन जन्म के बाद वो बंधनों में बंध जाते हैं, तो ये आजादी दिया गया कि अब सारे लोग जो हैं वो स्वतंत्र हैं। फिर आधारभूत अधिकारों को सुरक्षा की गारंटी, ये निश्चित किया गया कि मनुष्य के जो कुछ आधारभूत अधिकार हैं उसकी सुरक्षा की गारंटी राज्य की होगी। मतलब राज्य का जो शासन व्यवस्था है उसका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो राज्य के सारे लोगों के जो कुछ आधारभूत अधिकार हैं उसकी सुरक्षा की गारंटी दें। उसके बाद पांचवा कहा गया कि जनता का सार्वजनिक इच्छा ही कानून है। वही उन्हीं का विचार है, रूसो, वोल्टेयर, इन्हीं लोगों का जो विचार का प्रभाव है वो इस घोषणा पत्र में देखने को मिलता है। तो रूसो ने ही ऐसा कहा था कि भाई कानून वो नहीं है जो राजा बना दिया, कानून वो है जो जनता बनाया है, कानून बनाने का हक जनता के पास है। तो यहां यही किया गया कि जनता को सार्वजनिक, कहा गया कि भाई जनता का जो सार्वजनिक इच्छा है वही कानून है। उसके बाद कहा गया, छठा ये घोषणा किया गया कि सारे लोगों के लिए एक समान कानून होगा, अलग अलग कानून नहीं होगा। पहले क्या था कि फर्स्ट और सेकंड स्टेट्स के जो लोग थे, मतलब पुरोहित और कुलीन वर्ग के जो लोग थे उनके लिए अलग कानून थे, और जो सर्वसाधारण वर्ग के लोग थे, मतलब थर्ड स्टेट्स वाले जो लोग थे, उनके लिए अलग कानून थे। तो कहा गया कि अब ऐसा नहीं होगा, सारे लोगों के लिए एक समान कानून होगा। उसके बाद सातवां जो है वो ये घोषणा किया गया कि अपराध साबित ना होने तक किसी भी व्यक्ति को अपराधी साबित नहीं किया जाएगा, मतलब अपराधी घोषित नहीं किया जाएगा।
इसके लिए हम लोगों ने इसके पीछे हमने ये बताया था कि जनता जो था वो क्या करता था कि उसके पास अधिकार था कि वो एक जो नोट्स टाइप का, मतलब वो एक जारी करता था, एक पत्र मुद्रा, एक जो है वो कह सकते हैं कि एक वो स्लिप जो है वो जारी करता था, और उसमें किसको गिरफ्तार करना है, कब करना है, किस जुर्म में करना है, और इसको कितना क्या सजा मिलेगा, उसका जगह जो है वो खाली रहता था। और राजा के जो बहुत सारे जो सगे संबंधी थे या जो राज्य के जो विशेषाधिकार प्राप्त व्यक्ति थे, उनको राजा जो है इस प्रकार का जो पत्र था वो बांटते रहता था। इससे क्या था कि ये लोग जो है वो मनमानी तरीके से जिसको भी मन करे उसको जब भी वो चाहे तब उसको अपराधी घोषित कर देता, जिसके बारे में हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा है। तो अब ये कहा गया कि भैया कोई भी व्यक्ति को सिर्फ पत्र मुद्रा जारी करके उसको अपराधी घोषित नहीं किया जा सकता है जब तक कि न्यायालय उसको अपराधी घोषित ना कर दे। जब अपराधी उसको न्यायालय घोषित करेगा तभी वो व्यक्ति अपराधी है, नहीं तो वो अपराधी नहीं है। फिर धार्मिक आजादी दिया गया सारे लोगों को, जैसा कि हमने पीछे देखा था कि जो कैथोलिक धर्म मतलब ईसाई में भी जो कैथोलिक मत को मानने वाले लोग थे उनको प्रेफरेंसेस मिलता था। जो प्रोटेस्टेंट थे, यहूदी थे, इस तरीके के जो लोग थे उनको कम वैल्यू मिलता था। यही बता रहे हैं कैलोन, इसको भी सबसे पहले यही बोल के हटाया गया था कि भाई ये तो प्रोटेस्टेंट विदेशी है, धर्म के मामले में भेदभाव किया जाता था। तो अब कहा गया कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। जो भी लोग हैं, चाहे वो कैथोलिक धर्म को मानते हैं, चाहे वो प्रोटेस्टेंट धर्म को मानते हैं, चाहे वो यहूदी धर्म को मानते हैं, चाहे वो नास्तिक हैं, सब लोगों को धार्मिक आजादी होगा। हर लोग अपने तरीके से अपना धर्म को फॉलो कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं। फिर 9वां कहता है कि अभिव्यक्ति की आजादी दी गई सबको, कि भाई आपको अभिव्यक्ति की आजादी है, लेकिन अभिव्यक्ति की आजादी भी उसका एक सीमा है कि आपके अभिव्यक्ति की आजादी से किसी दूसरे व्यक्ति की जो अभिव्यक्ति की आजादी है उसका हनन नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार से स्वतंत्रता का जो अधिकार है उसमें भी ये लागू किया गया कि भाई स्वतंत्रता का जो आपका अधिकार है वो तब वहां जाकर खत्म हो जाता है जैसे ही आप किसी दूसरे व्यक्ति के स्वतंत्रता के अधिकार का हनन करते हैं। मतलब स्वतंत्रता का अधिकार का मतलब ये नहीं है कि आपको जो मन आएगा वो आप करेंगे, हर चीज करने के लिए स्वतंत्र है, ठीक है। उसके लिए कुछ नियम और कानून है, ये न्यायालय तय करेगा कि जो आपका स्वतंत्रता का अधिकार है उसका लिमिटेशंस क्या है। इसी प्रकार से अभिव्यक्ति की आजादी के लिए भी यही चीज फॉलो किया गया। उसके बाद 10वां जो है वो घोषणा किया गया कि राजकाज में सहभागिता, मतलब सारे लोगों को ये अधिकार है प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, मतलब चाहे तो खुद या अपने चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा, मतलब जो भी प्रतिनिधि को वो चुनते हैं उनके द्वारा राज्य काज में सहभागिता करने का, राज्य काज में हाथ बटाने का सबको समान रूप से अधिकार है। फिर 11वां जो है कहता है कि अधिकारी जनता के प्रति जवाबदेह होंगे। अभी तक क्या था कि अधिकारी जो लोग थे वो जनता के प्रति जवाबदेह नहीं थे, राजा के प्रति जवाबदेह थे और जनता के ऊपर ये हमेशा अत्याचार करते रहते थे। लेकिन अब ये घोषणा किया गया कि जो भी अधिकारी होंगे वो जनता के प्रति जवाबदेह होंगे, मतलब जनता की इच्छाओं के अनुसार ही वो अपना कार्य करेंगे, जनता पर उत्पीड़न नहीं करेंगे, जनता को झूठ मूठ का परेशान नहीं करेंगे, नहीं तो उनको जवाब देना होगा। फिर 12वां जो है वो है संपत्ति का अधिकार। अभी भी जो कुछ कुलीन लोग थे, कुछ पुरोहित वर्ग के लोग थे, या ये जो पूरा आंदोलन है उसमें हमने क्या देखा कि ये जो आंदोलन था उसको लीड कौन कर रहा था, तो उस आंदोलन को लीड कर रहा था थर्ड स्टेट्स में भी
जो ग्रोइंग मिडिल क्लास के लोग थे, मतलब जो पूंजी बना लिए थे, व्यापारी, बड़े बड़े व्यापारी थे, बड़े बड़े पूंजीपति लोग थे, डॉक्टर थे, वकील थे, और खास करके वो लोग जो कि ओवरसीज ट्रेड से पूरा पैसा बना लिए थे। तो जो ग्रोइंग मिडिल क्लास के लोग थे वही इस क्रांति को लीड कर रहे थे, और ये लोग के पास ही अब वास्तविक पूंजी था, इसलिए इन्होंने इसको भी शामिल करवाया कि अब संपत्ति का जो अधिकार है उसको भी गारंटी दिया जाएगा, किसी का जो संपत्ति है उसको बीता फूटा नहीं जाएगा। क्योंकि दोनों जगह जो आंदोलन हुआ आप देखें, चाहे वेस्टफील्ड के पतन के समय या ये जो फ्रांस में जो राजप्रसाद पर वर्साय में जो राजप्रसाद पर आक्रमण किया गया, तो उसके बाद का जो पूरा स्थिति था वो यही था कि जो साधारण लोग थे, जो लफंगे टाइप के लोग थे, कुछ बदमाश टाइप के भी जो लोग थे, कुछ जो असामाजिक प्रवृत्ति के लोग थे, वो क्या कर रहे थे कि सबका संपत्ति लूट रहे थे। तो इस प्रकार के एक्टिविटीज को कंट्रोल करने के लिए, चूंकि आंदोलन को लीड कौन कर रहा था, तो यही जो मिडिल क्लास के लोग थे वो लीड कर रहे थे, और इन्हीं के पास अब ये लोग भी पूंजीपति हो गए थे, अब इनके पास भी पैसा आ गया था, इसलिए इन्होंने ये कानून बनाया कि भाई संपत्ति का जो अधिकार है उसको सुरक्षित किया जाएगा और किसी का संपत्ति छीना नहीं जाएगा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि कुछ जो आधारभूत अधिकार थे उसकी घोषणा की गई, और ये एक तरीके से हम कह सकते हैं कि तो ये एक तरीके से जो आधारभूत अधिकार थे उसकी घोषणा की गई। मतलब फ्रांस का जो उस समय का जो सोसाइटी था, समाज था, जो आंदोलनकारी थे, जो लोग थे, जो आंदोलन को लीड कर रहे थे, उनको लग रहा था कि कम से कम ये जो कुछ आधारभूत अधिकार हैं वो सारे अधिकार तो लोगों के पास होने ही चाहिए। इसके साथ साथ इन्होंने ये भी घोषणा किया कि ये जो आधारभूत अधिकार हैं वो प्रकृति प्रदत्त हैं। मतलब जो लोग जब मतलब रूसो का विचार आप पढ़े, वोल्टेयर का विचार पढ़े, तो इसमें वो यही बताते हैं कि भाई ये जो अधिकार है वो मनुष्यों के आधारभूत अधिकार हैं, और ये जो अधिकार थे उसको लंबे समय से बाधित किया गया था, लंबे समय से उनको ये अधिकार नहीं मिल रहा था, इसलिए फ्रांस फिर से उन आधारभूत अधिकारों की स्थापना की घोषणा करता है, और हम तब तक इसकी रक्षा करने का प्रयास करेंगे जब जब इसके ऊपर चोट किया जाएगा। आज विश्व के अधिकतर जितने भी आप लोकतांत्रिक देश को देखते हैं उन सारे जगहों पे फ्रांस में ये जो आधारभूत अधिकारों की घोषणा है, इसमें जो सब्जेक्ट हैं उनका प्रभाव जो है वो आप ऑटोमेटिक देख लेंगे। चाहे वो अगर हम भारत के संविधान की बात करें तो भारत के संविधान में भी बहुत सारे जो अधिकार हैं वो इसी फ्रांस के संविधान से उठाए गए हैं। ये जो कुछ आधारभूत अधिकार हैं वहां से ये उठाए गए हैं और आज हम उनको एंजॉय कर रहे हैं। चलिए, अब तो ये कहां हो रहा था? ये हो रहा था जो राष्ट्रीय महासभा है वो अधिकारों का जो घोषणा पत्र है वो जारी कर रहा था। राजा कहां भी बंद था? तो राजा को नजरबंद कर दिया गया था तुइलेरी का जो राजप्रसाद है वहां पे। अब ये तो अधिकारों का घोषणा पत्र तैयार किया गया। अब क्या किया गया कि 1791 ईस्वी में एक शासन विधान बनाया गया, और इस शासन विधान के द्वारा जो राजा था उसके जो निरंकुश शक्तियां थी उसके ऊपर अंकुश लगाकर और फ्रांस को निरंकुश राजतंत्र से एक वैध राजतंत्र की तरफ ले जाने का प्रयास किया गया, या कह सकते हैं कि फ्रांस को निरंकुश राजतंत्र से एक संवैधानिक राजतंत्र बनाया गया। कैसे? इसको आप देखेंगे। कहता है कि ये सारे जो घोषणाएं थी वो तो एक तरीके से संविधान का प्रस्तावना था, लेकिन जो मूल था, जो मेन बिंदु था वो था कि भाई जनता का शासन होगा। मतलब जनता ही सब कुछ है, जनता के द्वारा ही
निर्णय लिया जाएगा, और जो निर्णय लिया जाएगा वो कानून है, और उस कानून के अंदर सारे लोग आते हैं, और उस कानून के अंदर सारे लोग आते हैं, कहने का मतलब कि राजा भी उस कानून के अंदर आता है। मतलब अभी तक जो ये व्यवस्था था कि भाई राजा जो है वो कानून से ऊपर है, जब हमने शुरू में भी आपको पढ़ाया होगा तो ये बताया होगा कि राजा जो है वो अपने आप को इन सारी चीजों से ऊपर समझता था। उसका मानना था कि ये अकाल आता है, सुखाड़ पड़ता है, बाढ़ आता है, ये तो प्राकृतिक घटनाएं हैं, ठीक है ना, ये तो होते रहेगा, लोग मरते रहेगा, हम उसमें क्या कर सकते हैं। और राजा जो है वो, राजा के लिए कानून नहीं बना है, राजा जो बोल दिया वही कानून है। तो ये जो राजा का एक माइंडसेट था, उसका जो कंसेप्ट था, उसको खत्म किया गया और कहा गया कि नहीं, अब जनता का शासन है, मतलब जनता जो चाहेगा वही कानून है, वही नियम है। इसके साथ ये भी कहा गया है कि भाई शक्तियों का पृथक्करण होना चाहिए, शक्तियों का पृथक्करण के सिद्धांत को मान्यता दी गई। ये भी रूसो के विचार से ही लिया गया है। उन्होंने ही सबसे पहले बोला था कि भाई शक्तियों का पृथक्करण होना चाहिए। अब राजा ही सारा शक्ति का केंद्र बिंदु नहीं होना चाहिए। तो अब क्या किया गया कि शक्ति को पृथक किया गया। कैसे? तो सबसे पहले जो राजा था, तो राजा के ऊपर कानून, मतलब कानून के अंदर जो है वो राजा को लाया है। इसके साथ राजा को अभी भी जो मंत्री थे उनकी नियुक्ति का अधिकार राजा को ही दिया गया, लेकिन राजा उसको नियुक्त कर सकता था, बर्खास्त भी कर सकता था, लेकिन जो मंत्री था वो राजा के प्रति जवाबदेह नहीं था, बल्कि अब वो जवाबदेह था किसके प्रति? तो कहते हैं कि विधानसभा के प्रति अब वो जवाबदेह था। इसके साथ सेना का जो प्रधान सेनापति है वो भी राजा को ही बनाया गया, लेकिन राजा अब खुद से अपने मन से किसी दूसरे देश के साथ न तो संधि कर सकता था और न ही किसी दूसरे देश के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर सकता था। उसके लिए राजा को विधानसभा का परमिशन लेना जरूरी था। इसके साथ अब क्या किया गया कि संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना की गई, मतलब राजा को संविधान के अकॉर्डिंग शासन व्यवस्था चलाना था। कानून पहले क्या था, कानून कौन बनाता था? तो राजा बनाता था, और राजा जो है उस कानून को भेजता था पार्लियामा के पास, और पार्लियामा जो है उसको मुहर लगाता था जब, तो वो कानून बन जाता था। और यही पार्लियामा के कारण जो है धीरे धीरे राजा और पार्लियामा के बीच विवाद बढ़ा, और ये पूरा का पूरा आंदोलन हुआ जिसके बारे में आप लोगों ने पीछे देखा है। तो अब क्या किया गया कि कानून निर्माण का जो शक्ति था उसके लिए 745 सदस्यीय एक विधानसभा का गठन किया गया। अब ये जो 745 सदस्यीय विधानसभा थे उसको थोड़ा सा आप समझ लीजिएगा कि जो 745 सदस्यीय विधानसभा थे उसमें ऐसे लोग थे, पहला इसमें महिला लोग नहीं थे, ठीक है। अब जो वोटिंग का राइट था वो महिलाओं को अभी भी वोटिंग का राइट नहीं दिया गया, महिला लोगों को वोट का राइट नहीं दिया गया। उनको कहा गया कि अभी महिला लोग जो हैं वो वोट देने के लिए एलिजिबल नहीं है। बाद में हम देखेंगे नेपोलियन जब आता है तो वो वही कहता है कि भाई महिला जो है वो एक तरीके से उसका पति या उसका जो बेटा है, ठीक है ना, या उसका भाई है, वही उसका संरक्षक है। मतलब वो जो वोट देता है वही निर्णायक है, महिला वोट देने का भी कोई अधिकार नहीं है। तो अभी तक महिला लोग को वोट का अधिकार नहीं दिया गया। अब वोट का अधिकार दिया किसको गया? तो वोट का अधिकार दिया गया वैसे लोग को जो कि अपनी कमाई का, मतलब वो जो काम करते थे, कमाई का जो 3 दिन का इनकम है, 3 दिन के इनकम
के बराबर वो अगर राज्य को टैक्स दे रहा है, उसी व्यक्ति को वोट का अधिकार दिया गया। एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जो टैक्स पेई लोग थे उनको वोट देने का अधिकार दिया गया और बाकी लोगों को अभी भी वोट देने का अधिकार नहीं दिया गया। यही जो लोग थे वो मिलकर 745 सदस्यीय जो लोग थे उनका ये चयन करते थे। अब यहां जो है इस रूल के अकॉर्डिंग भी ये जो नियम था उसके अकॉर्डिंग भी आप देखेंगे कि ये जो फ्रांस का जो राज्य क्रांति था उस पर जो मिडिल क्लास के लोग थे उनका किस प्रकार से प्रभाव था, क्योंकि अभी भी जो वोट देने का अधिकार था वो सर्वसाधारण जनता को नहीं था। सारे लोगों को वोटिंग राइट नहीं दिया गया। वोटिंग राइट उनको दिया गया जिनके पास पैसा था, जिनके पास संपत्ति था। फर्स्ट और सेकंड स्टेट वाले लोग तो वोटिंग राइट का यूज कर ही रहे थे। अब जो थर्ड स्टेट्स वाले जो लोग थे और थर्ड स्टेट्स में भी जो मिडिल क्लास वाले लोग थे जिनके पास पैसा था, पूंजी था और वो अपने कमाई का 3 दिन के अकॉर्डिंग वो राज्य को टैक्स के रूप में देते थे, उनको वोटिंग का अधिकार दिया गया। और बहुत सारे जो लोग थे जिसमें बच्चे थे, महिलाएं थी, नवयुवक जो कि 3 दिन के अकॉर्डिंग मतलब जो कि संपत्ति विहीन लोग थे उनको अभी भी वोटिंग का अधिकार नहीं दिया गया। और यही कारण है कि हम बाद में इसको देखेंगे, यही कारण है कि बाद में वो सारे लोग जिनको वोटिंग राइट नहीं दिया गया उन्होंने इस क्रांति को पूर्ण नहीं समझा और उनको लगा कि भैया अभी बदलाव तो हुआ नहीं है, अभी इसमें और बदलाव की जरूरत है। और फ्रांस में एक और क्रांति होता है, उसको हम देखेंगे बाद में, अभी वहां नहीं चलेंगे, अभी फिलहाल हम यहीं पे रहते हैं। तो जो 745 सदस्यीय विधानसभा है उसका गठन किया गया और ये 745 सदस्यीय विधानसभा अब कोई नियम और कानून बना सकता था। अब ये जो विधानसभा है, विधानसभा के द्वारा अगर कोई नियम और कानून बनाया जाता था तो अभी भी उसको राजा के पास स्वीकृति के लिए भेजा जाता था। लेकिन अगर राजा उसको स्वीकृति नहीं देता था तो राजा के पास ये था कि वो उसको कुछ समय के लिए डिले कर सकता था और उसको फिर से पुनः जो विधानसभा उसके पास भेज सकता था। लेकिन फिर अगर विधानसभा उसको फिर राजा के पास भेज दे तो राजा फिर उसको, अगर नहीं चाहता है वो कानून बनाना, तो राजा फिर उसको विधानसभा के पास भेज सकता था। लेकिन अगर विधानसभा फिर उसको राजा के पास भेज दे और राजा फिर उसको नहीं चाहे और फिर विधानसभा के पास भेज दे, तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि 3 बार, मतलब जब कोई नियम या कानून जो कि विधानसभा के द्वारा बना दिया जाता था और वो राजा के पास स्वीकृति के लिए भेजा जाता था, लेकिन अगर राजा उसको स्वीकार नहीं करता था और फिर विधानसभा के पास भेज देता था, तो इस प्रकार से जब 3 बार विधानसभा किसी भी नियम और कानून को राजा के पास भेजता था और उसके बाद भी अगर राजा उसको स्वीकृति नहीं देता था तो वो कानून अपने आप स्वीकृत माना जाता था। एक तरीके से हम कह सकते हैं कि भारत में जो राष्ट्रपति का पद है उसके अकॉर्डिंग जो है अब फ्रांस में जो राजा हैं उनका पद हो गया। मतलब अब वो निरंकुश शासन नहीं चला सकते थे, अब उनके ऊपर संविधान का, उनके ऊपर कानून का अंकुश था और फ्रांस में निरंकुश राजतंत्र का समय खत्म हो गया और फ्रांस संवैधानिक राजतंत्र की तरफ या वैध राजतंत्र की तरफ आगे बढ़ने लगा। इसके साथ ही पूरे फ्रांस को 83 प्रांतों में विभाजित कर दिया गया, क्योंकि राज्य का जो सामंती पद्धति था वो सामंती पद्धति का अंत कर दिया गया। जो अलग अलग जगह पे जो अलग अलग सामंत थे छोटे छोटे उनको सबको खत्म कर दिया गया और पूरे राज्य को 83 जो प्रांत था उसमें विभाजित कर दिया गया। प्रांत को जो है अलग अलग
परगना में और तालुका में डिवाइड कर दिया गया ताकि सही तरीके से जो एडमिनिस्ट्रेशन है, शासन व्यवस्था है, उसको चलाया जा सके। अब चर्च जो था, चर्च में भी सुधार किया गया। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि 4 अगस्त को ये जो घोषणा हुआ था जिसके अकॉर्डिंग जो चर्च के अधिकार थे, मतलब जो चर्च अभी तक जो कर वसूल करता था, जिसको इंग्लिश में टिप्स भी बोलते हैं, ठीक है ना, वो 1/10 था, मतलब 1/10 भाग जो है वो राज्य चर्च जो है वो अपना कर लेता था। तो इस कर को तो उसी दिन समाप्त कर दिया गया था। इसके साथ ही अब क्या किया गया कि चर्च का जो संपत्ति था उसको जब्तीकरण उस पर चलाया गया, जब्त किया गया। इससे पहले फ्रांस में क्या था कि 117 जो थे वो चर्च एक तरीके से उसके पास मठ थे, मतलब चर्च का अपना बड़ा बड़ा मठ होता था। तो 117 मठ को में से अब सिर्फ 83 जो मठ थे वही रहने दिए गए, मतलब प्रत्येक प्रांत में एक एक मठ रहने दिया गया। बाकी जो मठ थे उसको जब्त कर लिया गया, राज्य की कंट्रोल में उसको ले लाया गया। इसके साथ ही ये भी घोषणा किया गया कि भाई अब जो चर्च में जो काम करने वाले जो लोग हैं, जो पादरी हैं, बिशप हैं, वो उनका भी अब निर्वाचन होगा। अब राजा की इच्छा के अनुसार कोई पादरी नहीं बनेगा, या जो पोप होते थे, ठीक है ना, कि पोप के अकॉर्डिंग जो है वो अब शासन व्यवस्था नहीं चलेगा। अब जो पादरी लोग हैं उनका भी निर्वाचन होगा, और उस निर्वाचन में सिर्फ कैथोलिक धर्म से रिलेटेड जो लोग हैं उन्हीं को वोट देने का अधिकार नहीं रहेगा। पहले क्या था कि सिर्फ कैथोलिक धर्म से जो रिलेटेड लोग होते थे उन्हें ही वोट का अधिकार था इस तरीके के धार्मिक मामला में। लेकिन अब कहा कि नहीं, अब सिर्फ कैथोलिक धर्म से रिलेटेड लोगों को ही अधिकार नहीं होगा, बल्कि जो प्रोटेस्टेंट लोग हैं, जो प्रोटेस्टेंट लोग हैं, जो यहूदी लोग हैं, या जो नास्तिक लोग हैं, उन सारे लोगों को अब ये वोटिंग का अधिकार होगा। और जो पादरी होंगे, जो बिशप होंगे, उनका भी निर्वाचन होगा। इसके साथ ही ये घोषणा किया गया कि जो भी पादरी या बिशप होंगे उन्हें राष्ट्रीय शासन विधान के प्रति शपथ लेना होगा, मतलब राष्ट्रीय शासन विधान के प्रति वफादारी का उनको शपथ लेना होगा। अब वो राष्ट्रीय शासन विधान के प्रति वफादार होंगे, न कि पोप के प्रति वो वफादार होंगे। इस तरीके से जो 2/3 पादरी थे, मतलब 3 में से 2 अधिकतर जो पादरी थे, उन्होंने इस तरीके का शपथ लेने से इनकार कर दिया। कहा गया हम नहीं लेंगे इस तरीके का शपथ, हम जो है वो पोप के अधीन हैं और पोप के प्रति जिम्मेवार हैं। तो जो ऐसे लोग थे जिन्होंने ये शपथ नहीं लिया, उनको राज्य के लिए खतरा माना गया और उनको उनके पद से हटा दिया गया। लेकिन इसका एक जो दुष्परिणाम है वो भी देखा गया, क्योंकि अभी भी बहुत सारे जो लोग थे, वो खास करके जो पोप था, चर्च था, उसके ये लोग उसके साथ इनका वो एक तरीके से कह सकते हैं कि एक अलग तरीके का जो अटैचमेंट था वो था। मतलब धार्मिक चीजों में जो लोग होते हैं वो ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। तो जो लोग थे अभी भी धर्म के प्रति उनका जुड़ाव था, धर्म के प्रति उनका लगाव था। तो उनको लग रहा था कि भैया चर्च के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, पोप के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, जो पुरोहित वर्ग के लोग हैं उनके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। और जिसके कारण बहुत सारे वो पुरोहित लोग, मतलब यही चर्च के लोग, जो कि कुछ और असंतुष्ट जो सामंत लोग थे, बड़े बड़े जमींदार लोग थे, उनके साथ ही जाकर मिल जाते हैं। और बाद में बहुत सारे जो लोग होते, जनता, आम जनता, उनका भी सहानुभूति जो है उनके तरफ हो जाता है और उनको लगने लगता है कि ये जो है वो अन्याय किया गया है, ये चर्च के साथ नाइंसाफी की गई है। जो कि बाद में, इसके बाद हम फिर पढ़ेंगे, ठीक है, कि बाद में ये भी एक कारण बनता है फ्रांस में फिर से क्रांति का, और उसमें उसका भी अपना एक योगदान है जिसको हम बाद में देखेंगे। अभी नहीं। अब कहता है कि चूंकि राज्य व्यवस्था, जैसा कि हमने देखा था कि लुई 16 जो था
खुद जब वो राजा बना था तो उसका सारा संपत्ति जो है वो डोल गया था, पैसा तो था नहीं, राज खजाना खाली हो गया था, इधर भी खाली विद्रोह ही हो रहा था। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में बहुत सारा पैसा जो है वो खर्च कर दिया गया था। वर्साय का पैलेस बनाने में बहुत सारा पैसा खर्च हुआ। राजा भद्रता और दिव्यता में अपना जीवन जी रहा था। उसके जो दरबारी थे, सगे संबंधी थे, वो खूब पैसा उड़ा रहे थे, लुटा रहे थे, बर्बाद कर रहे थे। तो इन सारी चीजों के बारे में हम लोगों ने पिछली क्लास में देखा है। अब यहाँ क्या होता है कि राज्य का ये जो आर्थिक स्थिति है उसको सुदृढ़ करने के लिए बड़े स्तर पर जो पत्र मुद्राएं हैं उनको, ये जो पत्र मुद्राएं हैं जिसको आसियां भी कहा जाता है, उसका निर्गमन करने का फैसला लिया जाता है। अब ये पत्र मुद्राएं क्या थी, तो ये जो राष्ट्रीय महासभा के लोग थे उनको लग रहा था कि चर्च का जो भी संपत्ति जब्त किया गया है उस संपत्ति को एक अमानत के रूप में रखा गया और पत्र मुद्रा जारी किया गया इस उद्देश्य से कि ये जो संपत्ति है जो कि एक अमानत के रूप में है वो इन पत्र मुद्राओं के वैल्यू को कम नहीं होने देगा। लेकिन क्या होता है कि बाद में देखा जाता है, और अब ये ठीक है कि भाई चर्च का जो संपत्ति है उसको जब्त किया गया है, उसके अकॉर्डिंग जो पत्र मुद्रा है वो जारी किया गया कि भाई अगर अमानत का मतलब क्या होता है कि भाई अगर मान लीजिए कि ये जो पत्र मुद्रा है उसका वैल्यू कम हो रहा है तो उधर जो अमानत है उससे उनका क्षतिपूर्ति पूरा किया जाएगा, जो ये पत्र मुद्रा खरीदने वाले लोग हैं। लेकिन अब यहाँ दिक्कत क्या हुआ कि यहाँ बहुत सारा पत्र मुद्रा जारी कर दिया है, क्योंकि फ्रांस का स्थिति बहुत खराब था। उस समय आर्थिक स्थिति जो है वो बड़ा गड़बड़ चल रहा था। इसलिए जब बहुत सारे पत्र मुद्राएं जारी कर दी गई तो बाद के वर्षों में ये जो पत्र मुद्राएं थी उनका मूल्य धीरे धीरे करके गिरने लगा, उसमें गिरावट देखा जाता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि अब एक नया जो सिस्टम है वो फ्रांस में लागू किया जाता है और फ्रांस एक निरंकुश राजतंत्र से एक संवैधानिक राजतंत्र तक का जो सफर है उसको तय करता है। अब इसके बाद फिर किस तरीके से कहानी आगे बढ़ता है उसको हम देखेंगे, लेकिन अभी के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।